चलो ठीक है, अभी ऑन मत करना। 7:30 तक कल हम लोगों का जो डिस्कशन हो गया था, हो गया इधर हाँ, कल हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था वो सोडा लाइम प्रोसेस के बारे में हुआ। किसके बारे में? सोडा लाइम प्रोसेस के बारे में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में। आयन एक्सचेंज रेजिन सेम एज उसी के बेस्ड पे डन रिएक्शन सेम है और वही सब चीजें हमें करनी है। तो उसमें बहुत, जैसे बच्चे कैल्शियम की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा को हमें एक परमानेंटली निकालना है और ये टेम्पररी निकालना है। तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया था और सेम प्रोसेस इसमें भी वही होने जा रही है। जो प्रोसेस आपका सोडा लाइम में हुआ था बेटा, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होने जा रही है। हाँ बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं आयन विनिमय रेजिन विधि। ठीक है, आयन विनिमय रेजिन विधि। और इसमें कितने टाइप्स के हम प्रोसेस को ले सकते हैं। एक हमारे पास केटायन होगा और दूसरा क्या होगा? एनायन होगा। एक हमारे पास क्या होगा? केटायन, जिसे हम RH प्लस लेंगे। क्या लेंगे? RH प्लस लेंगे। और सेकेंड में जो हमारा एनायन होगा ROH माइनस लेंगे। ये चीजें आप ध्यान से रखना। अनुभव, क्या कोई डाउट है कुछ? तो फिर इतना चेहरे पे मासूमियत क्यों है? कोई दिक्कत है? तब फिर क्यों ऐसा मुंह बना के बैठे हो? चेहरे पे खुशी नहीं है, क्या बात है? चलो, हमें केटायन में हम क्या लेंगे बच्चे? RH प्लस लेंगे। मतलब ये कहेंगे कोई भी एसिड जब हम लेंगे तो EH प्लस कंटेन करेगा। क्या करेगा? H प्लस कंटेन करेगा। और एनायन में जब कोई बेस लेंगे तो OH माइनस क्या करेगा? कंटेन करेगा। ये चीजें ध्यान रखना। और जब किसी भी हार्ड वाटर में जाओ, जब हार्ड वाटर हम लेते हैं बेटा, ठीक है, कौन सा वाटर लेते हैं? हार्ड वाटर। इसमें कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, ठीक है। और चीजें ध्यान से देखते चलना। और फिर उसके बाद SO4 2- Cl- की क्या हो सकती है? इम्प्योरिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है? इम्प्योरिटीज हो सकती है ना। तो इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे? एसिड की या बेस की? अगर एसिड बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो हम बेसिक इंडिकेटर लेंगे। अगर बहुत हाई क्वांटिटी में आपका अगर एसिड प्रेजेंट है बेटा, है ना, बहुत हाई क्वांटिटी में, आप लोग जैसे हिंदी वालों को अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो जो बोलते चल रहा हूँ उसको पेंसिल से या पेन से लिखते चलो बेटा। है, अगर हार्ड वाटर में बहुत हाई क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। देन we take of buffer solution is
बेसिक मीडियम कैसा लेंगे बेटा? हम बेसिक मीडियम का बफर सोल्यूशन लेंगे। हम कैसे? क्षारीय माध्यम का बेसिक सोल्यूशन लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होगा? H प्लस प्रेजेंट होगा, और हम उसको H प्लस को हटाने के लिए OH माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर यही सेकेंड पॉइंट है कि अगर बेस प्रेजेंट होगा तो हम क्या लेंगे? एसिड लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर बेस प्रेजेंट होगा किसमें? हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में बहुत अधिक बेस प्रेजेंट, तो हम क्या लेंगे? तो अगर बेस का कोई एग्जांपल अगर कहे तो KOH, NaOH, MgOH, ठीक है ना बच्चे? इस तरीके से मतलब हमारे पास बहुत टाइप्स के बेस हैं। और बात की जाए एसिड की तो H2SO4, HCl, CH3COOH और तमाम तरीके की हमारे पास एसिड होंगी, है ना। और बहुत टाइप्स के हमारे पास क्या होंगे? एसिड प्रेजेंट होंगे, जिसके सहायता से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मोस्टली लेते क्या है एसिड में? जैसे एसिड में मोस्टली HCl लेंगे और H2SO4 लेंगे। क्या लेंगे? H2SO4 लेंगे और HCl लेंगे। और इसको लेते कैसे? अब बात आती है कि आयन एक्सचेंज की। क्या? आयन एक्सचेंज की। तो ये कैसे कैसे होता है? कैसे आप किसी चीज को अलग करोगे? हमारे पास हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर है, और हम ये जान रहे हैं कि इसमें हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम और अन्य प्रकार की इम्प्योरिटीज कुछ पाई जाएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास ये हार्ड वाटर है, तो हम अगर HCl इसमें मान लो बच्चे डिजोल्व कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? HCl डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा Cl पे हमारा क्या होता है? माइनस होता है, और H पे हमारा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? प्लस वाले पार्ट को सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड मतलब उसको बाहर निकाल देगा, और माइनस वाला पार्ट जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर इन केस आपके पास अगर HCl नहीं है, तो आप H2SO4 जब लेते हो बच्चे, H2SO4 लेते हो, तो H2SO4 H2H प्लस में और प्लस SO4 माइनस में होता है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर देगा, और सल्फेट यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हम एक किस केस में कह रहे हैं? इन केस ऑफ एसिटिक मीडियम। इन केस ऑफ एसिटिक मीडियम हमेशा H प्लस को रिप्लेस करेगा, हमेशा कीटायन को रिप्लेस करेगा, और एनायन यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर उसके बाद बात आती है कि अब कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं सर इसमें कि वो हो सकते हैं? तो हमारे पास, इसको सब लोगों ने लिख लिया है? जल्दी करो। आवाज नहीं।
यस सर, हमें हो गया। हाँ कमेंट। क्या हो रही है ये? कैसी नोटिस है? हाँ कोई नहीं सर, अब असाइनमेंट ये क्या, किस चीज़ के लिए है? सर किसी चीज़ के लिए नहीं, होमवर्क मिला तो करना बोलते हैं। ये क्या है? कौन दिया है? मान लो सर, वो होमवर्क मिला था कल करना बोलते हैं। अच्छा, तो इसको बाद में कर लेना, अभी जो चीज़ें हैं उसे करो, ठीक है? चलो, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना हमारे कि अगर पार्टिकल्स की बात हो गई तो इसमें सैंड की इम्प्योरिटीज होती है और फिर उसके बाद कार्बन की इम्प्योरिटीज होती है। ये चीज़ हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? चलो, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। हाँ? यार कितना टाइम लोगे उसे? चलो, हो गया। चलो, देखो हमारे पास ये कोई एक टैंक रहता है ना? एक टैंक में हमें हार्ड वाटर ले लिए। क्या ले लिए हैं? हार्ड वाटर ले लिए हैं, और हम ये पहले से जान रहे हैं कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है, इम्प्योरिटी है ना? तो मानोगे नहीं ना? है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है, इम्प्योरिटी है। और यहाँ पे कीटायन एक्सचेंज रेजिन है और यहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजिन। और आप ये जान रहे हो कि जो हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है वो Cl माइनस होता है और SO4 2- होता है। यही ना होता है कि कुछ दूसरा होता है? मेरे ख्याल से तो यही होता है ना? फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो कि कीटायन पे कौन कौन से कौन, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ये इसे सस्पेंड कर देगा। कौन सस्पेंड करेगा? Cl- सस्पेंड करेगा, या तो फिर SO4 2- सस्पेंड करेगा। दोनों में से कोई एक सस्पेंड करेगा, ठीक है? जब दोनों सस्पेंड करेंगे तो हमारे यहां से होता हुआ इस वाटर एंट्री करेगा यहाँ पे, फिर सॉफ्ट वाटर इधर आ जाएगा, ठीक है? और आप ये जानते हो कि इस कार्नर पर हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन है। एनायन एक्सचेंज रेजिन में Cl- और SO4 2- हम लोगों ने क्या कर रखा है, टेकअप कर रखा है। और इम्प्योरिटी अब क्या संभावनाएं होती हैं? इम्प्योरिटी पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं?
सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो बालू के कण होंगे। और उसके बाद सेकंड हमारा क्या रहेगा? सेकंड हमारा ये हो सकता है कि कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, ये इतने पार्टिकल्स इसमें क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो इनको फिल्टर करने के लिए एक नेच फिल्टर आता है। क्या आता है? नेच फिल्टर आता है। वो बहुत मोटा सा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जहां पे आरओ का प्लांट लगा होगा तो आप जाओगे देखोगे तो मोटा सा लगा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना? तो इस यहाँ पे ये फिल्टर काफी कुछ इस तरीके के होते हैं। और इसमें आप लोग नेनुआ जानते हो ना? नेनुआ जानते हो? जब वो बहुत दिन का हो जाता है तो उसके अंदर जाल बन जाती है ना? देखो बेटा, जो लोग सिटी के रहेंगे वो लोग शायद न जानते हो, है ना? तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जाल बन जाती है बच्चे, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। और उसके अगर वाटर को उसमें से गुजारोगे, मतलब फ्लो करवाओगे, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो उसमें फंस जाते हैं, है ना? तो सेम उसी तरीके से सेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका। और इससे फिर वाटर्स को एंट्री करा देते हैं। किस वाटर को एंट्री करा देते हैं? ये जो यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इधर देखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी यहाँ से सस्पेंड हो गई है। ठीक है, अब ये वाटर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें सैंड पार्टिकल्स की और कार्बन पार्टिकल्स की क्या है? इम्प्योरिटी है ना? कार्बन पार्टिकल की और सैंड पार्टिकल की क्या है? इम्प्योरिटी है। बताएंगे हम तुम्हें इस बार, तुम पेपर दो। तुम अगर ये भी हो गया तो पूरा नंबर काट लूंगा। तुम्हें थोड़ी सी समझ नहीं आती है कि ये चीजें, उसको बाद में भी कर सकते हो ना, लंच में भी कर सकते हो, लंच के पहले देना है उनको। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम भी एक चीज देख रहे हैं कि अगर कैटायन हम ले रहे हैं तो RH+ ले रहे हैं, और एनायन ले रहे हैं तो ROH- ले रहे हैं। इस चीज का विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखना। जल्दी से इसे वो कर लो, फिर हम आगे वो कर लेते हैं। पहले इसको कंप्लीट तो हो जाने दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे करें। हाँ, सब बताएंगे। हो गया? तुरंत करो बेटा, जल्दी करो। स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है? अरे बेटा देखो, ऐसे करना है और 2 लाइन ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, जोड़ दिए, फिर ऊपर इसी तरीके से कर दो। कितना इजी है यार। कौन? सैंड पार्टिकल्स मतलब बालू के कण, और कार्बन पार्टिकल्स कार्बन के कण। अब हम यहाँ पे बेटा देखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। क्या है इसका? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कीटायन पे कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। 2RH+ ले रहे हैं हम उसपे,
और फिर इम्प्योरिटी किसकी है, कैल्शियम 2+ की, ठीक है। और फिर बन क्या रहा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या बन रहा है, 2H+, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है कि कुछ दूसरा बन रहा है। और फिर एनायन पे हम देखेंगे, इस पे कौन सी रिएक्शंस हो रही है भाई एनायन पे, एक बार देख लो, एक बार कैल्शियम की और दूसरी बार मैग्नीशियम की। इस रिएक्शंस को तुम लोग करो जल्दी। देख रहे हैं ना तुम्हारे बगल में, चलो ये चीजें ध्यान देना बच्चे, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलेंगे, है ना, हिंदी में भी H+ को हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे, इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो इसको हाइड्रोक्सी आयन बोलेंगे, है ना, हाइड्रोक्सी आयन बोलेंगे। शायद ये चीजें बुक में आप लोगों को ना दी गई, ठीक। अब तो ये तो हमें पता चल गया कि केटायन पे और एनायन पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। हो गया। अब बात ये आती है कि सर आपने लिया था एक HCl लिया था, दूसरा H2SO4 लिया था ना, और इस किस केस में एनहेंस किए थे आप लोगों ने, केटायन के लिए। किसके लिए लिया था, केटायन के लिए। अब केटायन का कौन सा पार्ट इसमें ऐड होगा, इस पे हमें ध्यान भी रखना होगा। H+ Cl- H+ SO4 2-, समझ रहे हो। तो होगा क्या कि H+ जब इसका कोई प्लस पार्ट आएगा तब Cl उससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और SO4 2- के पास कोई पार्ट्स अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में होगा, ये इसमें होगा, केटायन और एनायन, ठीक है, केटायन और एनायन। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम किस में देखते हैं, इसके साथ करके देखते हैं, इसके साथ करते हैं। तो जैसे अगर इसको हम देखते हैं इसमें रिएक्शंस में, चलो अगर 2ROH- और फिर उसके बाद अगर हम इसमें क्लोरीन के आयन को फ्लो करा दे रहे हैं, अगर क्लोरीन के आयन को हम फ्लो करा दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या बनने की संभावना है, जरा आप लोग बताइए, कौन बताएगा क्या क्या बनने की संभावना है। इधर देखो, यहाँ पे R कितने हैं, 2 है, और EH कितना है, 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। हर एक की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, और क्लोरीन कितना है हमारे पास, सिंगल है। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना कि ये क्या बन सकता है, R2Cl- बन सकेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, OH- बनेगा। इस चीज को, हाँ बेटा, अच्छा चलो क्लियर, चलो फिर उसके बाद इसी चीज को आप लोग
इससे करके दिखाओ जरा हमें, जल्दी से करके हमें ये सभी बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर्ड है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, ये तो हो गया बच्चा हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आयन एक्सचेंज रेजिन। इसको इरेज कर रहे हैं? हाँ होता है, इसीलिए तो हाइड्रोक्सी आयन बोल रहा हूं यार। हाँ, ये ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कहना, खड़े हो जाओ, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो यार इतना तो कर लिया करो फिर, नहीं कंफ्यूज मत हो। चलो, एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंस जाता है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी लाइन से समझ जाना कि आयन एक्सचेंज मतलब जितने भी आयन से है उसको क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल इस्तेकात नहीं रखता है कि ये चीजें कौन सी हैं, लेकिन हाँ इस चीजों से जरूर फर्क पड़ता है। क्या हो रहा है भाई? इस चीजों से जरूर फर्क पड़ता है कि हमारा प्लस है कि माइनस है, और इसी को कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। इसी विधि को आयन विनिमय विधि कहते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि क्वेश्चन की किस टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपकी एक मेथड से बची है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, ध्यान रखना है। और 1 मिनट, इसका पूरा 2 पॉइंट और है, उसको हम कंप्लीट करा लेते हैं, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, इसको हो गया ना ये, चलो जल्दी करना। क्या है भाई, कुछ हमें भी तो बताओ यार, तुम लोग आपस में बात कर लेते हो हैं। चलो देखो बेटा, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो उसको 2 ही चीज होता है, एक एडवांटेज होता है और दूसरा डिसएडवांटेज होता है ना। एडवांटेज इसमें क्या, अगर लोगे एडवांटेज, तुम्हें इससे लाभ क्या होता है, तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से हम, इसमें जो टीडीएस होता है या इम्प्योरिटी होती है, बहुत मतलब आप ये कह सकते हो कि शुद्धता को, क्या हुआ? अब सही है, वो डी ही था कि अभी गलत है? चलो चलो, होता है क्या है, चलो ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो पीपीएम, हमने आपको पीपीएम के बारे में बताया था, पीपीएम के बारे में भी बताया था कि बहुत एज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, और उसमें जो सालूट है, जो सालूट, सीधी सी बात है कि जो इम्प्योरिटी है वो सालूट के रूप में है। आपके हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटी है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो किसके रूप में है? सालूट के रूप में है, विलायक के रूप में, सॉरी विले के रूप में, है ना, सालूट के रूप में, है ना। तो उसके रूप में है, तो सीधी सी बात है कि पीपीएम का यूज जब हम करेंगे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए करेंगे, हटा देंगे। तो इस प्रोसेस की हेल्प से
इम्प्योरिटी को आसानी से हटाया जाता है और बहुत ही शुद्धता की परख इसमें रहती है और बहुत ही प्योर रहता है, मतलब जितना हम सोच नहीं सकते हैं उतना ये प्योर करके देता है। और फिर उसके बाद ये बहुत ही जल्दी जो वाटर होता है उसको न्यूट्रलाइज करने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है ना। और इसमें चाहे वो कार्बन के पार्टिकल्स हो चाहे वो सैंड पार्टिकल्स हो, बहुत अच्छी तरीके से इसको फिल्टरेट कर देता है, ठीक है। और ये प्रोसेस इसको बार बार रीजनरेट करके करती है। क्या करके करता है? रीजनरेट करके करती है, रीजनरेशन जिसे बोलते हैं। मतलब रीजनरेशन का मतलब एक बार कोई प्रोसेस हो गई फिर दोबारा उसी को करो, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेट प्रोसेस, है ना। आपके नोटबुक में दिया भी होगा रीजनरेशन, है ना। ठीक है, नहीं दिया होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज में क्या कह सकते हो? डिसएडवांटेज में कि आप ये कह सकते हो कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, है ना। और इसके जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इस चीज का ध्यान रख करके तो आजकल के जो हमारे जहाँ पे आरओ का प्लांट लगता है तो वो भाई सभी सोचते हैं कि हमें कम पैसे में हम ज़्यादा आउटपुट कर लें। इनपुट, अब आदमी आजकल आउटपुट देखता है, इनपुट नहीं कोई वो करता है ना। कम इनपुट करो और आउटपुट ज़्यादा करो, ये प्रोसेस चल रही है। लेकिन उसी की देन है कि आज हमें मेडिकल का सहारा लेना पड़ता है, कोई भी चीज़ हमें प्योर रूप से मिल नहीं पा रही, है ना। तो बेटा आपका ये आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस था, ये आज फिनिश्ड होता है। ये प्रोसेस और आपका बचा हुआ है, वो कौन सी? जियोलाइट प्रोसेस है। और जियोलाइट प्रोसेस को मैं कल फिनिश्ड कर दूंगा, ठीक है। जियोलाइट प्रोसेस को मैं कल किसी भी कीमत पे फिनिश्ड कर दूंगा और कल ही मैं 3rd चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, और बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने बता दिया था प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हाँ वही चीज। सेडिमेंटेशन, इसको अभी 1 मिनट में मैं बता देता हूँ क्या है बच्चों, अब बात नहीं, पहले उसी को देख लो। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और लास्ट में है स्टेरिलाइजेशन, यही है ना। कोआगुलेशन, ठीक, कोआगुलेशन प्रोसेस ध्यान रखना बेटा। सेडिमेंटेशन में क्या होगा हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया था और आज भी बता रहा हूँ और वीडियो भी इस पे पड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल हमें एक में हमारा हार्ड वाटर रहेगा और दूसरा एक बकेट लेंगे, उसमें हम सॉफ्ट वाटर को कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर देंगे, एक बार स्टेरिंग कर देंगे। स्टेरिंग करने के बाद उसको सेटल्ड होने के लिए छोड़ देंगे और सेटल्ड होने के लिए उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे और एक हॉज पाइप की हेल्प से, छोटी पाइप होती है ना उसे हॉज पाइप बोलते हैं, हॉज पाइप की हेल्प से इस वाटर को हम दूसरे टैंक में ले लेते हैं। दूसरे टैंक में लेने के बाद उसका पीएच करते हैं, पीएच करने के बाद उसको देखते हैं और बार बार उसको NaOH की हेल्प से न्यूट्रलाइज करते हैं। या हमारे पास क्लोरीन की एक अलग टैबलेट्स आती है उसमें डाल देते हैं तो ये प्योर हो जाता है ना। और या फिर इसकी जगह पर हम ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं। वो चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अब बात आती है फिल्ट्रेशन की। किसी भी वाटर को, कोई रनिंग वाटर है उसको हमने लिया और इस तरीके से वही सेम यूज किया और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिल्टर होता है जो हमने उस फिल्टर को बात बताया था। उस फिल्टर में इस वाटर को डाल देंगे
और जो जो इम्प्योरिटीज होगी वो उसमें बैठ जाएगी, उसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। और बात आती है आपकी स्टेरिलाइजेशन। अब इसी वाटर को हम ले करके एक कुकर में, बहुत बड़े कुकर में या बहुत बड़े फर्नेस में डाल देंगे। ठीक है। डालने के बाद उसको लगभग, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म कर देंगे और वो इवापोरेशन, वाष्पित होने लगता है, इवापोरेट होने लगता है ना। तो उसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, ये एक ऐसी जैकेट बनाएंगे जो किसके लिए यूज करेंगे बेटा, उसमें ठंडा पानी करेंगे ताकि हमारा वो वाटर इवापोरेट ना होने पाए। समझ रहे हो? इस प्रोसेस को हमने बता दिया था, लेकिन आज फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और वो क्या होगा, वो इवापोरेट नहीं होने देगा, जो ही वो इवापोरेट होगा त्यों ही उसके ऊपर हावी हो जाएगा, है ना। ये तो हुआ आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। अब बात आती है कोआगुलेशन प्रोसेस की। कोआगुलेशन प्रोसेस बेटा जस्ट सेडिमेंटेशन की रिवर्स है। क्या करते हैं, नदियों में सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर को ले जाते हैं और बकेट में उसको क्या करते हैं, भर लेते हैं। भरने के बाद सेटल्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। और बहुत से लोगों के पास वैसे हमारे पास तकनीक नहीं होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो हम उसी वाटर को टेकअप कर लेते हैं, है ना। दैट मीन्स कोआगुलेशन प्रोसेस। हाँ ठीक है। इस चीज को आप, एक चीज को अगर सही से पढ़ लोगे तो सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को आज आयन एक्सचेंज रेजिन फिनिश्ड होता है। और एक क्वेश्चन से लिखो आप लोग, क्वेश्चन से एक लिखो, सोडा लाइम प्रोसेस क्या होता है। आप इसको करके लाओगे तो मैं क्वेश्चन को फिर डिस्कस कर दूंगा कि कैसे होता है। सोडा लाइम प्रोसेस क्या होता है, सोडा लाइम विधि क्या होती है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे बदलते हैं। सॉफ्ट वाटर में कैसे बदलते हैं।